प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग आपका जो विषय है हिंदी साहित्य, तो साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हो कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी साहित्य को चुना, तो हिंदी अपनी एक भाषा और साहित्य समाज का मार्गदर्शन। भाषा वह माध्यम है कि जिसके माध्यम से हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आप किसी भी विषय को आप पढ़ो, जरूरी नहीं है हिंदी, आप अंग्रेजी पढ़ो, राजनीतिक पढ़ो, भूगोल पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, तो उन विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो उनमें से एक भाषा अपनी हिंदी, और हिंदी की जो उत्पत्ति है वो अपनी संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे सदियां चलती रही वैसे वैसे भाषा में भी परिवर्तन और परिवर्धन है वो होता रहा। जिस तरह से सबसे पहले हिंदी की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद शौरसेनी आई, फिर अवट आई। ठीक है, उसके बाद जाकर के कहीं आज की जो वर्तमान हिंदी है वो निकल करके सामने आई। और आज की हिंदी की अपनी एक विशेषता है। उसके साथ साथ जिस तरह से साहित्य, तो साहित्य क्या है कि समाज का मार्गदर्शन करता है। बिना भाषा के हम किसी चीज को भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर समाज के अंदर भाषा ही नहीं होगी तो मनुष्य क्या होगा, एक तरह से गूंगा होगा। ठीक है, अब भाषा के प्रकार, तो भाषा वैसे देखा जाए तो भाषा के दो ही प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन भाषा के यहाँ 3 प्रकार हैं। ठीक है, एक तो हमें मौखिक भाषा के रूप में कहें कि जिस तरह से किसी के साथ हम बोलचाल के रूप में जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मौखिक भाषा। उसके साथ साथ जिस तरह से उन्हीं शब्दों को अपन क्या है कि लिख करके जो प्रस्तुत करते हैं वो हमारी कौन सी हो गई, लिखित भाषा हो गई। और कुछ ऐसे सांकेतिक बिंदु दिए हुए होते हैं जिनके माध्यम से हम क्या है कि अपनी भाषा को उन बिंदु चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो वो हो गई आपकी सांकेतिक भाषा। जिस तरह से आप किसी मार्ग पे जा रहे हो तो उस मार्ग पे जैसे पैदल चलने वालों के लिए एक निशान बनाए हुए होते हैं, चिन्ह बनाए हुए, पद चिन्ह के निशान होते हैं। ठीक है, आप किस दिशा में बाईं तरफ मुड़ना है या दाईं तरफ मुड़ना है, उस तरह की अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, उस तरह के जो संकेत लिखे होते हैं उन भाषा को देख करके, उन संकेतों को देख करके और हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके सिलेबस के अंदर जो इंटीग्रेटेड सिलेबस है उसके अंदर हिंदी साहित्य की 2 किताबें लगती हैं। पहली किताब आपकी हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ठीक है, जैसा कि इसका नाम दिया हुआ है हिंदी भाषा, तो सबसे पहले तो अपने को भाषा को ही समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो साहित्य जो हमारा मार्गदर्शन करता है और इस साहित्य का इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, अब जैसे देखा जाए तो वर्तमान चल रही है 2026। ठीक है, किंतु 2026 से पहले देखा जाए तो अपना जो हिंदी का इतिहास है वो 2000 वर्ष से पूर्व का है। ठीक है, अब इसे अब देखें तो करीबन 1050 आदिकाल के दौरान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रकाशन में लेके आए और उसको सभी वैज्ञानिकों ने इसको अपने उनके अनुसार मान भी लिया। विद्वानों ने अलग अलग मत दिए इसकी एक जन्म तिथि को लेकर के। ठीक है, कि किसी ने इनको 750 ईस्वी से जोड़ा, किसी ने इसको 1000 से जोड़ा, किसी ने इसको 1050 से जोड़ा। किंतु सही रूप से देखा जाए तो, सही रूप में देखें तो जो हिंदी है और आधुनिक जो हिंदी है, जैसे जैसे हिंदी में परिवर्तन हुए, जैसे आदिकाल की अपनी एक भाषा रही, डिंगोल और पिंगल भाषा चलती थी। ठीक है, उसके बाद आदिकाल के बाद अपना भक्ति काल है जिसे हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना रीति काल आ गया। रीति काल के दौरान क्या है कि जो साहित्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा के रूप में लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद उससे पहले भी जो भक्ति काल था उसमें भी ब्रज भाषा थी। उसके साथ साथ कुछ एक विद्वान थे जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो उन्होंने क्या है कि इसको क्या है अवधि भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। उसके पश्चात जैसे जैसे आधुनिकता आई, उस आधुनिकता के आने के पश्चात हुआ क्या कि आधुनिक युग के जो कवि, जो हिंदी के आधुनिक युग के जो जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उन्होंने क्या है कि रीति काल के अंदर जो ब्रज भाषा चल रही थी उस भाषा को दरकिनार करके खड़ी बोली हिंदी को मानक भाषा के रूप में लेकर के आई। और उसके पश्चात से और हिंदी को क्या है कि हम साहित्य की भाषा के रूप में प्रस्तुत करने लगे। वैसे देखा जाए तो हिंदी के विविध रूप हैं।
सबसे पहले इसका उद्गम, ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बाद इसके विविध रूप हैं। विविध रूपों के अनुसार सबसे पहले राष्ट्र की भाषा, ठीक है। तो राष्ट्र की, कोई भी राष्ट्र हो, उस राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रीय भाषा होगी जिसे अपने मातृभाषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि उस जन समुदाय की, उस राष्ट्र के लोग हैं, उन भाषा को अपने व्यवहार के रूप में काम में ले सके, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, ठीक है। और उसके बाद है इसकी राजभाषा। राजभाषा का मतलब है कि उस समाज के अंदर जो प्रशासनिक भाषा है, जो राजकीय कार्य किए जाते हैं, और राजकार्यों के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वो भाषा आपकी राजभाषा होगी। उसके बाद संपर्क भाषा। संपर्क भाषा कहने मतलब एक दूसरे से जुड़ाव के साथ है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगला जो बिंदु है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी भी भाषा को समझने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है, वो है आपकी ध्वनि, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि। बिना ध्वनि के हम कुछ समझ ही नहीं सकते, ठीक है। उसके साथ साथ उन ध्वनियों को समझने के लिए भाषा के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब उन वर्णों के माध्यम से एक एक वर्ण होंगे, उन वर्णों को जोड़ करके हम एक एक शब्द बनाएंगे, शब्द से अपन वाक्य बनाएंगे, काव्य बनाएंगे, फिर जाकर के कहीं आगे चलेगा। तो अब उन वर्णों को हम बनाएं किनसे? तो उन वर्णों को बनाने के लिए स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन की आवश्यकता पड़ेगी। उन स्वर और व्यंजन को एक व्यवस्थित शैली में लिखें, एक सुदृढ़ शैली के अंदर लिखें, जिसको उस शैली के लिए या उस लिपि के अंदर लिखें, तो वो क्या है, कौन सी लिपि कहलाएगी? आपकी देवनागरी लिपि। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं, ठीक है। संस्कृत की भी जो लिपि है वो देवनागरी है, क्योंकि अपनी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। और संस्कृत देव भाषा रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है। उसके साथ साथ जैसे ब्राह्मणी लिपि है, या फिर कह सकते हैं कि रोमन है, ठीक है, फारसी है, उसी प्रकार से क्या है कि अपनी एक लिपि देवनागरी लिपि है। अब वर्ण, तो वर्णों की बात करें तो वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण दो प्रकार से, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला के अंदर 52 जो दिए हुए हैं, तो उनको अलग अलग रूप से हम प्रस्तुत करते हैं। उसके साथ साथ लिपि व्यंजन, उसमें व्यंजनों के अंदर जिस तरह से अलग अलग वर्ग बना दिए जाते हैं, जिस तरह से क वर्ग है, ठीक है, फिर च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, फिर त वर्ग है, फिर प वर्ग है, फिर अंतस्थ, अंतस्थ जो है ये र ल व श, ठीक है, ये र ल व। और उसके बाद जिस तरह से स्पर्श है, श श श और श श्रवण कुमार वाला, ठीक है। उसके बाद विसर्ग है, तो उसमें अनुस्वार और ये आते हैं। इसी प्रकार से अपन क्या है कि स्वरों की संख्या देखें तो स्वर कितने अपने वर्तमान हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या कितनी है? वर्तमान हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या है वो है 11। कितनी है? 11, ठीक है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो है 33। तो टोटल कितने हो गए? 44 हो गए, ठीक है। और 44 होने के साथ साथ इन वर्णों का अपन प्रयोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ आपकी प्रथम जो पुस्तक है, उस प्रथम पुस्तक के अंदर हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का जिक्र, उसके बाद उसकी राष्ट्रभाषा का जिक्र, उसके बाद उनके व्यंजनों का जिक्र। तो सबसे पहले हिंदी भाषा के उद्गम की बात करें हमें, तो उद्गम आदिकाल से चली आ रही जो भाषा है, ठीक है। और आदिकाल के अंदर सबसे पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी परिभाषा दी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस आदिकाल की भाषा को अलग अलग नामों से प्रस्तुत किया। सबसे पहले जो हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा का जो उद्गम है, वो उद्गम के अनुसार है सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल, आदि का मतलब क्या हो गया? आदि का मतलब हो गया किसी चीज की शुरुआत। आदि का मतलब क्या हो गया? किसी चीज की शुरुआत। और काल का मतलब क्या हो गया? समय। काल का क्या मतलब हो गया? समय, ठीक है। विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी, किंतु आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं, आचार्य
रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की जो परिभाषा दी वो दी 1050 से लेकर के और 1375 तक का जो समय था वो उनको बताया आदिकाल के अंदर। ठीक है, उस दौरान जो साहित्य लिखा जाता था, आदिकाल के दौरान जो साहित्य लिखा जाता था वो साहित्य कहलाता था आपका। साहित्य का मतलब क्या हुआ? साहित्य का मतलब हुआ कि उस दौरान की जो अपनी संस्कृति है उसके साथ साथ संस्कृति के साथ साथ वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, लोग समाज के अंदर रहते किस प्रकार से हैं, ठीक है, उसके साथ साथ वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है, उसके साथ साथ वहाँ की जो व्यवसायी कह सकते हैं कि आर्थिक जो स्थिति है, उसके साथ साथ वहाँ की जो धार्मिक जो स्थिति है, और उसके साथ साथ है जो मौलिक धार्मिक, ठीक है, और उन स्थितियों का, परिस्थितियों का, प्रवृत्तियों का जो वर्णन करना, उनको समाज को बताना उनके बारे में, ठीक है, कि उस दौरान होता क्या था। अधिकांशतः क्या था कि आदिकाल के अंदर साहित्य की दृष्टि से देखें तो वहां उस दौरान क्या है कि रासो काव्य लिखा जाता था। कौन सा काव्य रचा जाता था? रासो, ठीक है। तो रासो काव्य के दौरान जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी नाम सुना होगा कि एक शासक हुआ करता था, ठीक है, शासक होते थे, उन शासकों के साथ उनके साथ नाम के साथ जोड़ दिया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने जो नाम सुना है वो पृथ्वीराज चौहान नाम सुना होगा, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान के आगे उनका सरनेम हटा करके पृथ्वीराज रासो कर दिया। उनके रचनाकार चंद्र बरदाई, ठीक है, उन्होंने पिंगल भाषा के अंदर उनके पदों की रचना की, ठीक है, और उसके साथ साथ साहित्य का सर्जन है वो होता रहा। इसके साथ साथ जिस तरह से हम लोग आदिकाल का जिक्र कर रहे थे, तो आदिकाल के दौरान रासो साहित्य लिखा गया। रासो साहित्य के अंदर ही एक शासक का जो नाम है वो बिसलदेव रासो है, ठीक है, नरपति नाले जी ने इनकी रचना की, उनका जो संपादन किया, ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखा। उसके साथ साथ आपने परमार रासो के बारे में लिखा सुना होगा, जयचंद्र रासो के बारे में लिखा होगा। कहना मतलब शासक के नाम उस साहित्य, संस्कृति, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों को जोड़ देना, ठीक है, उनके बारे में बताना कि समाज में होता कैसा है। कि उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे, समय वृद्धि होती रही। आदिकाल के बाद मध्यकाल आया। वैसे आदिकाल को देखा जाए तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इनको संधि काल कह दिया, किसी ने इनको जैसे चारण काल कह दिया, किसी ने इनको वीरगाथा काल कह दिया, किसी ने इनको प्रारंभिक काल कह दिया, किसी ने इनको सिद्ध सामंत काल कह दिया, ठीक है। तो एक ही काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया, किंतु उन विद्वानों के अंदर आपसी मतभेद हो गए। अब आपसी मतभेद होने के पश्चात हुआ गया कि ऐसा माना जाए कि जब कोई एक चीज है तो उसको क्या है कि एक निश्चित तिथि के रूप में अपन देखें, ठीक है। जैसे हम सब का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम होने के साथ साथ सबकी एक अलग अलग जन्म तिथि है, उसी प्रकार इस काल की भी अपनी एक जन्म तिथि है, ठीक है, और सभी ने इसको सैद्धांतिक रूप से माना। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी जो परिभाषा दी, आदिकाल की जो परिभाषा दी, वो परिभाषा थी आपकी 1050 से लेकर 1375 तक का समय। उसके बाद आदिकाल के बाद आया मध्यकाल, ठीक है। इस मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस दौरान होता क्या था कि उस दौरान जो जनता थी, उस जनता के साथ एक तरह से अनेक प्रकार के जो युद्ध वगैरह हुआ करते थे, उनसे वो लोग छत विछत हो गए थे। उनके अंदर एक भय का सा माहौल आ गया था, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से आपने मुगल साम्राज्य के बारे में सुना होगा, ठीक है, या अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में सुना होगा, तो उसी तरह से उस जनता का ध्यान थोड़ा सा उस चीज से अलग हटाने के लिए और अपने आराध्य में ध्यान लगाने के लिए और इसको शुरुआत की गई। तो इसके मध्यकाल की जो समय सीमा है वो समय सीमा जोड़ी गई है 1375 से लेकर के और 1700 तक। अब मध्यकाल के दौरान हम लोग जिस तरह से हिंदी के अंदर क्या है कि दो भाग हैं, हिंदी के अंदर क्या है, दो भाग हैं, एक आपका है पद और एक है गद्य, ठीक है। पद के अंदर क्या होता है, जैसे आप 12वीं क्लास तक पढ़ के आए हो, तो 12वीं क्लास तक आप लोगों ने अपनी किताब में पढ़ा होगा गद्य और पद को, ठीक है। तो
अच्छा ठीक है। गद्य के अंदर जो गद्य के अंदर चीजें लिखी होती हैं उसमें आपका कहानी हो गई, निबंध हो गया, रिपोर्टाज हो गई, यात्रा वृत्तांत हो गया, ठीक है, इस तरह की। और पद के अंदर क्या हो गई आपकी, कोई कविता हो गई, दोहे हो गए, चौपाइयां हो गई, छंद हो गए, ठीक है, और या काव्य शास्त्र हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर सम्मिलित रहती हैं। तो मध्यकाल के दौरान और उसके साथ साथ जो कवि, ठीक है, मध्यकाल के जितने भी रचनाकार थे, जिस तरह से सबसे पहले कबीर जी, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि रहे। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा के कवि रहे। उसके बाद सूरदास जी, वो भी सगुण भक्ति धारा के ही रहे, ठीक है। उसके साथ साथ रसखान जी, ठीक है, उसके साथ साथ मीरा जी। तो ये सारे के सारे, एक कबीर जी वो निर्गुण काव्य धारा के, मलिक मोहम्मद जायसी वो भी निर्गुण काव्य धारा के, उसके साथ साथ जायसी जी के लिए कहा जाता है कि ये सूफी मत के कवि रहे, किंतु बाकी जो अन्य रहे उन्होंने सगुण भक्ति को अपनाया, ठीक है। तो उस दौरान भक्ति काल के दौरान ये जो रचना की गई उसकी जो समय सीमा मानी गई वो मानी गई 1370 से लेकर के 1700 तक का। उसके बाद का जो काल था वो आ गया आपका रीतिकाल। रीतिकाल को हम लोग सिंगार काल के नाम से भी जानते हैं। कौन से काल के नाम से जानते हैं? सिंगार काल के नाम से जानते हैं। अब सिंगार का मतलब होता है अपने आप में अलंकृत, इसको अलंकृत काल भी कह सकते हैं। सिंगार का मतलब किसी चीज को सुंदर रूप से प्रस्तुत करना, और अलंकृत को हम लोग अलंकार से भी जोड़ सकते हैं। ये भी अपने काव्य शास्त्र का और व्याकरण का एक बिंदु है। इसमें इसकी जो समय सीमा रखी गई है वो 1700 से लेकर के 1900 तक का जो समय था वो आपका रखा गया है इस रीतिकाल का। और रीतिकाल के दौरान साहित्य की जो भाषा थी वो भाषा चल रही थी, कौन सी भाषा चल रही थी? ब्रज भाषा चल रही थी, ठीक है। और एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की वो अवधी भाषा में। वैसे देखा जाए तो अवधी भाषा नहीं है, हिंदी के अंदर अवधि जो है वो एक अपने आप में अपवाद है, किंतु साहित्य की दृष्टि से हम देखें तो इसको भी अपनी साहित्य की भाषा के रूप में चुना गया है। उसके बाद जो वर्तमान है हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्तमान हिंदी को जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी है, वो अब हमारे सामने आएगी। क्योंकि अभी जो चल रहा है अगर अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो 2026, और हिंदू पंचांग से देखें तो इसको कितने से जोड़ते हैं? 2081 और 82 से जोड़ते हैं, है ना। जब से हमारी जो नव वर्ष चैत्र नवरात्रों से शुरू की जाती है, तो उसी दौरान जिस तरह से शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत है, तो इनका अलग अलग होता है, उसी अनुसार इनको। आगे वाला जो काल है वो आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल को हम गद्य काल भी कह सकते हैं। जो आप पीछे पढ़ते आए हो ना, आपने हिंदी साहित्य के अंदर पद और गद्य को पढ़ा। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गद्य मतलब गद्यांश और पद मतलब पद्यांश। तो गद्य के पद के अंदर अपने जितने भी छंद हैं, अलंकार हैं, ठीक है, कविता है, ये सारी की सारी इसमें शामिल है। और पद के अंदर कविता और निबंध वगैरह, ठीक है। तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। और गद्य काल के नाम से जानने के साथ साथ इसकी जो समय सीमा है वो 1900 से लेकर के अब तक है। आज का दिन भी उसमें शामिल है, वर्तमान तक है। और वर्तमान हिंदी का जो रूप है और उस रूप के बाद उस रूप की शुरुआत है वो यहां से होती है। जिस तरह से आधुनिक हिंदी के जनक कौन है? आधुनिक हिंदी के जो जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या है कि रीति काल के बाद जो भाषा चल रही थी साहित्य की, ब्रज भाषा और अवधी भाषा, यहां उन्होंने खड़ी बोली जो हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी, और बोली में इसलिए लिख रहा हूं कि बोली भाषा की छोटा रूप, बोली को हमें कहें कि उपभाषा के रूप में भी जोड़ सकते हैं। बोली को क्या बोल सकते हैं? उपभाषा, ठीक है। अब आधुनिक हिंदी में देखा जाए तो वैसे देखें तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं, किंतु भारत के अंदर जो उत्तरी भारत है, अगर नक्शे में हम देखते हैं तो अपना जो ऊपर का जो क्षेत्र है, ठीक है, आधे भारत से ऊपर उत्तरी भारत के अंदर ये जो
सात आठ राज्य हैं, सात आठ राज्यों के अंदर ये मान के चलो, सबसे पहले तो अपन उत्तर प्रदेश को लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों के अंदर अधिकांशतः जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी भाषा है? आपकी हिंदी भाषा है। अगर दक्षिणी भारत में की शुरुआत करें तो महाराष्ट्र के बाद मराठी वगैरह, ठीक है। उसके बाद और नीचे चले जाओ, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, बांग्ला है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषा। किंतु अपने यहाँ जो साहित्य की भाषा और सभी की जो व्यवहारिक भाषा है वो अपनी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा, ठीक है। अब हिंदी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले जो हिंदी की व्याकरण आपके सिलेबस के अंदर ये जो पहली यूनिट के अंदर ही बताया हुआ है कि भाषा के प्रकार, भाषा के साथ साथ राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंदर अंतर है, उसके साथ साथ उसमें जो ध्वनियां हैं, उसके साथ साथ स्वर और व्यंजन है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले भाषा, तो भाषा की अपनी एक परिभाषा होती है, जिसके परिभाषा के अनुसार अपने जिन भावों को, विचारों को आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी भाषा कहलाती है, ठीक है। और उसी भाषा के दौरान साहित्य का सृजन है वो किया जाता है, ताकि जो समाज है उस समाज का वो मार्गदर्शन कर सके, समाज को वास्तविक स्थिति, जो समाज की संस्कृति है उससे परिचित करा सके, सामाजिक स्थिति से परिचित करा सके, राजनीतिक स्थिति से परिचित करा सके, उनका आर्थिक व्यवसाय, आर्थिक स्थिति से करा सके, और धार्मिक जो परिस्थिति हैं उनसे करा सके। अब साहित्य में देखा जाए तो साहित्य के अंदर दो प्रकार के जो रचनाकार रहे, एक तो सगुण को लेकर के और एक निर्गुण को लेकर के, ठीक है। तो सगुण और निर्गुण में की जो बात है वो अपने आपकी जो दूसरी किताब है उसके अंदर शामिल है, जो मध्यकालीन काव्य है उसमें। उससे पहले अपनी जो पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसमें ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं, ठीक है। आप नोटबुक लेके आए हो तो इसमें नोट भी कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। और उसके साथ साथ देखें तो जो दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट के दौरान अपना जो बिंदु है सबसे पहले स्वर और व्यंजन का, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन स्वर कितने हैं? स्वर अपने हैं 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। अब स्वर जिनमें वर्तमान हिंदी के अंदर अपने जो स्वरों की संख्या है वो इतनी 11 ही बच गई है। ये जो दो हैं, ये दो आपके अयोग हुआ है, ठीक है, जिनको अपन क्या है कि विशिष्ट चिन्हों से भी जोड़ते हैं। उसके साथ साथ व्यंजनों के अंदर है, जिस तरह से कैवर्ग है, उसके बाद चैवर्ग है, उसके बाद टैवर्ग है, उसके बाद पैवर्ग है, उसके बाद तैवर्ग है, उसके बाद अंतस्थ जो है उन अंतस्थ के अंदर ये मान के चलो कि ये रे ले वैसे, ये रे ले वे। उसके बाद जो स्पर्श हैं उन स्पर्श के अंदर श श
और श, ठीक है। और इस तरह से क्या है कि जो व्यंजन है वो बसते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्वर और व्यंजन किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले इनकी आवश्यकता, उन्हीं से वर्णों की शुरुआत है। वर्णों के अंदर है, जिस तरह से अपने व्याकरण के अंदर पढ़ते हैं कि संधि, ठीक है। तो संधि की जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जिसका निर्माण किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी संधि कहलाती है। और संधि के जो प्रकार हैं वो प्रकार कितने, अपने 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी तरह से व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वर्ण के बाद आ गए शब्द, शब्दों के बाद संधि के बाद शब्दों से जो निर्माण होता है, जैसे समास। तो यहाँ तो 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल था, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल है, ठीक है। और शब्दों के मेल से एक नए जो शब्द का निर्माण किया जाता है वो आपका कहलाता है समास। वैसे देखा जाए तो समास क्या होता है, समास होता है शब्द का संक्षिप्त रूप। क्या होता है, समास का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। और समास कितने प्रकार के हैं, समास हैं वो 6 प्रकार के हैं, ठीक है। समास 6 प्रकार के कौन कौन से, अविभाव समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुवीर्य समास, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो शब्द से निर्माण हुआ वो आपके समास कहलाए। इसके साथ साथ काव्य शास्त्र में जिस तरह से संधि, समास, अलंकार, ठीक है, अलंकारों की संख्या कितनी आ गई, अलंकार है किसी चीज को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। इनकी संख्या वैसे देखे जाए तो 3 ही है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। किंतु इनके भी 3-3 पार्ट है, इनके भी 3-3 पार्ट है। जैसे शब्दालंकार है, ठीक है, तो उनके अनुप्रास आ गए, श्लेष आ गया, यमक आ गया। अर्थालंकार के आगे आपका रूपक आ गया, उपमा आ गई, उत्प्रेक्ष्य आ गई। और जो उभय अलंकार है वो बाकी बचे हुए विभावना है, संभावना है, दीपक है, भ्रांतिमान है, अतिशयोक्ति है, ये जो संदेह है, ठीक। तो ये सारे के सारे जो है वो अलंकार के अंदर शामिल हैं। तो इसी तरह से अपने व्याकरण, और बिना व्याकरण के भाषा की जो उत्पत्ति है वो संभव है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी भाषा को समझने के लिए अपने को क्या है, व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। और उसी में हमारी जो पहली इकाई है, उस इकाई के अंदर इसका जो तीसरा बिंदु है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो स्वर और व्यंजनों की आप पहचान करोगे, उसके साथ साथ उसमें जो चिन्ह है उन चिन्हों की पहचान करेंगे। जिस तरह से आपके सामने जो एक चिन्ह रख दिया गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको अपन क्या पढ़ते हैं, अनुस्वार के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं, अनुस्वार के रूप में, ठीक है। वैसे ही जैसे आपके सामने कोष्टक में रख दिया जाए तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, विसर्ग के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे ये मान के चलो कि अपने सामने एक अल्प विराम लगा दिया, ठीक है, या फिर कोमा लगा दी, उसके साथ साथ इन्वर्टेड कोमा लगा दी। तो इन सब चीजों की पहचान करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। और व्याकरण की आवश्यकता होगी तभी वर्णों का, शब्दों का जो निर्माण है, और ताकि भाषा है उसको ठीक से समझा जा सके, इनको हम लोग समझ सकते हैं। तो अपनी जो पहली किताब हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, और दूसरी जो किताब है वो मध्यकालीन काव्य है।